प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। स्वागत है भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे आप सभी का। एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस जो हम कवर कर रहे हैं उसमें हमने 2 चैप्टर पहले पढ़ लिए हैं और आज हम तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसको पढ़ने जा रहे हैं। आपने अगर वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो दोनों वीडियो देख सकते हैं और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये जो साइंस है हमारी एनसीईआरटी की, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं आने वाले, जैसे वो अभी आपका सीटेट जो आएगा जनवरी में वो हुआ, या बीपीएससी टीआरडी 4 हुआ, ठीक है, या बाकी और भी कोई भी एक एग्ज़ाम, क्योंकि आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जो प्रोसेसर है ना, उसमें ये है कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हम, और वो भी 8 to 10 हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6-7 हम लोग इजीली पढ़ लेते हैं। हालांकि फैक्ट उसमें भी हैं, पहले उसके भी वीडियोस मैंने मेरे चैनल पे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आप लोगों को एंड तक रहना है। देखिए, अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तो आप नहीं जज कर पाएंगे कि इसमें आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा समय दीजिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बात करते हैं संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक की। तो संश्लेषित रेशे से पहले हम रेशों की बात कर लेते हैं। रेशों से क्या होता है, रेशों से कपड़े बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कपड़े, ठीक है। तो जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसका जो कच्चा माल होता है, वो जो रेशे होते हैं, वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है प्राकृतिक, ठीक है, पहला तरीका है प्राकृतिक और दूसरा तरीका है संश्लेषित। प्राकृतिक और दूसरा तरीका है संश्लेषित। प्राकृतिक का मतलब जो हमें नेचुरली मिल जाता है, यानी कि नेचर से हमें क्या है, प्लांट से मिलता है, ठीक है, एनिमल से मिलता है। तो जो रेशे जो है, ठीक है, जो हमें पौधों या फिर जंतुओं से मिल जाता है वो होता है प्राकृतिक रेशा। और जो हमें खुद से बनाना पड़ता है, यानी कि मैन मेड, ये देखिए, जो संश्लेषित रेशा है उसे मैन मेड भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है संश्लेषित रेशा। तो आपने जान लिया, जो कपड़े बनाए जाते हैं वो 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक जो हमें नेचुरली मिल जाते हैं उन रेशों से, और दूसरा जो हम बनाते हैं उनसे, ठीक है। तो 2 तरह के फाइबर आपने पढ़ लिए, एक नेचुरली और एक मैन मेड। अब हम बात करते हैं, क्योंकि नेचुरली में हमें बात करने के लिए बहुत ज़्यादा है नहीं, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया है कि भेड़ों से या फिर याक से कैसे हम उनसे हम ऊन का निर्माण करते हैं, ठीक है, या फिर कैसे हम रेशम कीट से रेशम प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हम लोगों ने पहले पढ़ ली हैं। अब बात होती है मैन मेड की। असल में संश्लेषित रेशे कैसे बनाए जाते हैं? तो सबसे पहली बात कि संश्लेषित रेशा किस तरह से बनता है, तो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि संश्लेषित रेशे का निर्माण कैसे होता है। देखिए क्या है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं लगातार, ठीक है, या फिर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों का एक क्लिप बना के उन्होंने बताया है। तो ये यही बताना चाह रहे हैं कि जब भी हम कोई संश्लेषित रेशा बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई संश्लेषित रेशा बनाते हैं, आप यहाँ से देखें, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है जो बहुलक कहलाती है, ठीक है। और बहुलक जो क्या होता है, बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। तो आपने यहाँ से ये चीज़ समझ लेनी है कि जो भी रेशा हो, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को जोड़ते हम एक पूरी चेन बना लेते हैं। और वो जो चेन बनती है उसको फिर बार बार दोहराया जाता है, और उस दोहराने से क्या बनता है, एक बहुलक बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एक बहुलक। और जो हमारा जो हमारे संश्लेषित रेशे हैं जो हमारे संश्लेषित रेशे हैं वो क्या है, वो एक प्रकार का बहुलक ही है, ठीक है। यानी कि जो कच्चे माल हैं उनको हम
एक साथ जॉइंट करते हैं और रेगुलरिटी में उसको दोहराते हैं तो उससे क्या बन जाता है, पूरा फाइबर बन जाता है, एक धागे का निर्माण हो जाता है। और उससे हम क्या करने लगते हैं, आगे का जो प्रोसेस है उसको प्रोसेस करके हम उससे कपड़े की बुनाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा संश्लेषित रेशा था। तो संश्लेषित रेशे का मतलब क्या हुआ कि जब एक पॉलीमर को बार बार उसको दोहराया जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, संश्लेषित रेशा बन जाता है। आगे देखते हैं। देखिए, ये जो फैक्ट आपको दिया है ये इम्पोर्टेंट है। बहुलक प्रकृति में भी पाया जाता है। अभी आपने देखा कि हम जब संश्लेषित रेशा है, ठीक है, सिंथेटिक जो हम बना रहे हैं, वो क्या होता है कि हम कैसे छोटी छोटी इकाइयों से छोटी छोटी चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, फिर एक बहुलक का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद उसको फिर कई बार दोहराया जाता है और वो उस तरह से क्या बन जाता है, एक हमारा सिंथेटिक फाइबर बन जाता है। ठीक है, और वो तो हम लोगों ने बनाया, लेकिन प्राकृतिक नेचुरली जो है वो भी पॉलीमर जो है वो प्राप्त होता है हमें क्या, कपास से। ठीक है, यानी कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं, हाँ या ना। तो पाए जाते हैं किस रूप में, वो कपास। कपास क्या है, कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। ठीक है, प्राकृतिक बहुलक क्या है, सेलुलोज, जो किस फॉर्म में मिलता है आपको, कपास की फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इनके प्रकार क्या है। ठीक है, तो प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आता है रेयॉन, उसके बाद आता है आपका नायलॉन। ठीक है, रेयॉन के बाद आता है आपका नायलॉन, और नायलॉन के बाद आपका आता है पॉलिस्टर या फिर एक्रिलिक। ठीक है, पॉलिस्टर या फिर एक्रिलिक। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेयॉन की। तो रेयॉन का जो इतिहास है वो जुड़ा है रेशम से। किससे जुड़ा है, रेशम से। यानी कि रेशम को, जो रेशम कीट से निकालने की जो प्रथा थी, जो सबसे पहले ये काम होता था वो चाइना में होता था, यानी कि चीन में होता था। और वो अपनी इस प्रोसेस को बिल्कुल क्या करना चाहते थे, एकदम सीक्रेट रखना चाहते थे, किसी के साथ वो शेयर नहीं करना चाहते थे इस चीज़ को। लेकिन रेशम से जो प्राप्त होता था कपड़ा, ठीक है, जो रेशा बनता था वो बहुत ही महंगा होता था, वो सब कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए क्या हुआ कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट निकाला गया। तो सब्स्टिट्यूट निकाला गया, तो उस सब्स्टिट्यूट को कैसे बनाया गया, उस सब्स्टिट्यूट को हमने बनाया रेयॉन के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, रेयॉन के फॉर्म में। तो देखिए, यानी कि कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया यह रेशा रेयॉन या कृत्रिम रेशम कहलाया। यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि कृत्रिम रेशम किस फाइबर को कहते हैं। तो आप यहाँ से जान सकते हैं कि कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं, रेयॉन को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि रेयॉन के अंदर जितनी भी क्वालिटी है वो बिल्कुल आपकी जो रेशम है उससे मैच करती है। ठीक है, और ये रेशम से सस्ता मिलता है, तो इसको अफोर्ड करना भी बहुत सभी की बस की बात हो जाती है। लेकिन एक चीज़ देखिए, क्योंकि जो कास्ट लुगदी है, यहाँ से हम बात करेंगे, जो कास्ट लुगदी है, जो ये कास्ट लुगदी है वो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने के बावजूद भी, क्योंकि ये वो डायरेक्ट सिर्फ कास्ट लुगदी से नहीं होता है। कास्ट लुगदी उसका एक कच्चा माल है, उसको फिर केमिकली प्रोसेस्ड करके हम रेयॉन को बनाते हैं, इसलिए वो हमारा संश्लेषित रेशे के अंदर आता है, सिंथेटिक फाइबर के अंदर आता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिलने के बावजूद भी वो सिंथेटिक फाइबर के अंदर गिना जाता है। ठीक है, इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है, किसी भी कलर में आप इसको रंग सकते हैं। अगर आप रेयॉन को कपास के साथ मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपकी चादरें वगैरह बनाना चालू कर देता है। यानी कि जो आप चादरें बिछाते हैं बिस्तर की, वो रेयॉन और कपास का मिक्सचर होता है।
कपड़ा देखने जाते हैं तो आप कहते हैं अरे नहीं नहीं ये प्योर कॉटन तो नहीं लग रहा है। तो वो जो प्योर कॉटन नहीं लग रहा होता वो यही है कि वो मिक्स होता है कपास प्लस रेयॉन, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि अगर आप रेयॉन को किसके साथ, ऊन के साथ मिला देते हैं, किसके साथ मिला देते हैं, ऊन के साथ मिला देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये उसके बाद ये कालीन बनाना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो कालीन या गलीचे होते हैं वो रेयॉन के साथ में ऊन मिला होता है, ठीक है। रेयॉन के साथ में क्या मिला होता है, ऊन मिला होता है। तो ये थी हमारी रेयॉन की बातें, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो रेयॉन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। रेयॉन के बारे में क्या था कि रेयॉन का जो रेयॉन को जो बनाया गया वो रेशम का सब्स्टिट्यूट जान के बनाया गया, और प्राकृतिक रूप से कास्ट लुगदी का केमिकली प्रोसेस करने के बाद हमें रेयॉन प्राप्त होता है, और इसकी जितने भी जो क्वालिटी हैं वो पूरी रेशम से मिलती जुलती हैं, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, ठीक है। कपास के साथ मिलाने पर इससे चादरें बनाई जा सकती हैं, और अगर इसे ऊन के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो ये कालीन बनाने के काम में आता है। सेकंड चीज़, वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना नहीं जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हम यहाँ पे एनसीईआरटी साइंस को पूरे कंप्लीट करने वाले हैं, और उसमें जो भी प्रश्न बनने वाले होंगे वो भी हम आपके साथ शेयर करते चलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम नायलॉन की। नायलॉन अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपका रेशा है, क्योंकि इससे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। नायलॉन का इस्तेमाल, नायलॉन जो है वो 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया, ठीक है। नायलॉन बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के इस्तेमाल के ये इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है, तो वो है नायलॉन। कौन सा है, नायलॉन, ठीक है। इसको कैसे बनाया गया, इसको बनाया गया कोयले, जल और वायु से, ठीक है। कोयले, जल और वायु से प्रोसेस करके इसको बनाया गया है। इसकी खासियत क्या है कि ये बहुत रेशा जो होता है वो बहुत प्रबल होता है। प्रबल का मतलब बहुत ये मजबूत होता है, ठीक है। प्रत्यास्थ और हल्का था, ठीक है। जितना ही मजबूत होता है उतना ही तन्य होता है और उतना ही हल्का होता है। चमकीला भी होता है, धुलने में इजी भी होता है। तो ये कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ, क्योंकि कपड़ों में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि वो इजी टू वॉश होना चाहिए, बहुत आसानी से हम उसको धुल सकें। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही बात है कि नायलॉन का इस्तेमाल जो है वो पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने की रस्सियों को बनाने में किया जाता है, ठीक है। इससे तंबू भी बनाए जाते हैं, कारों की सीट के पट्टे बनाए जाते हैं, स्लीपिंग बैग बनाए जाते हैं। ये कुछ यूज़ है इसका कि ये कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने एक फैक्ट निकल के आया है कि नायलॉन का तार जो है वो इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि नायलॉन कितना मजबूत है, इस्पात का तार से भी ज़्यादा वो मजबूत होता है। दो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली, पहला था रेयॉन, दूसरा था नायलॉन, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, संश्लेषित रेशे के अंदर। प्राकृतिक रेशे के बारे में हमें पता है कि जैसे कपास, ऊन, रेशम, यानी कि जो हमें पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते थे। संश्लेषित रेशे में हमने पहले रेयॉन पढ़ा। रेयॉन को आप कृत्रिम रेशम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये रेशम सबके लिए उपलब्ध नहीं हो पाता था, और उसका ही एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे उसको खोजा गया। अब बात करते हैं पॉलिस्टर और एक्रिलिक की, ठीक है। पॉलिस्टर की बात करते हैं सबसे पहले। पॉलिस्टर क्या है, ये भी एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। तो जो पॉलिस्टर है
उसमें क्या होता है, सिलवट नहीं पड़ती है। क्या नहीं पड़ती है, सिलवटें नहीं पड़ती, सपाट रहता है। उसको जैसे भी आप धुल के डाल दीजिए वैसे ही पहन लीजिए, उसमें कोई भी चिमड़न मुमड़न आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है। टेरिलिन, तो पॉलिस्टर के अंतर्गत एक टेरिलिन आता है, पॉलिस्टर के अंतर्गत ही एक टेरिलिन आता है। ये एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। तो टेरिलिन क्या है, एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टेरिलिन क्या है। तो टेरिलिन एक सिंथेटिक फाइबर है और वो किसके अंतर्गत आता है, पॉलिस्टर के अंतर्गत आता है। और टेरिलिन की खासियत है कि इसको बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। ठीक है, जो टेरिलिन होता है उसको बहुत ही महीन रेशों में, ठीक है, बहुत ही महीन जो इसका फाइबर होता है उसमें बनाया जा सकता है। अब आते हैं पैट। एक चीज़, बहुत पैट का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। पैट क्या होता है, पैट होता है पॉलीएथिलीन टरटैलेट। ठीक है, तो ये तो इसकी फुल फॉर्म ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि पैट क्या होता है। पैट होता है पॉलीएथिलीन टरटैलेट। ठीक है, पॉलीएथिलीन टरटैलेट, तो ये आपको याद भी रखना है। ये बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। पॉलिस्टर का फर्स्ट टाइप आपने देखा था टेरिलिन, जिसको बहुत महीन रेशों में आप खींच सकते हैं। दूसरा है इसका पैट। पैट का मतलब पॉलीएथिलीन टरटैलेट, तो ये आपको याद रखना है। इसका क्या उपयोग होता है, इसकी बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आपको देखिए, आप जो बॉटल हैं, ठीक है, तार है, फिल्म है, फिल्म का मतलब जो जिसमें आप जो कैमरे में यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ इन्होंने बोला कि चारों ओर घुमा लीजिए दृष्टि, चारों तरफ आपको पॉलिस्टर से निर्मित वस्तुओं की सूची मिल जाएगी। आप उसकी एक सूची बना सकते हैं। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दी गई है कि पॉलिस्टर वास्तव में क्या है, एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पुनरावृत्ति से बनता है। तो पुनरावृत्ति से आपको याद आ रहा होगा कि जब हमने संश्लेषित रेशे की बात की थी तब हमने कहा था कि जो बहुलक छोटी छोटी इकाइयों को जोड़ के बनाया जाता है और उस बहुलक के लगातार उसको दोहराने के बाद जो है वो हमारा संश्लेषित रेशा बनता है। तो चूँकि पॉलिस्टर भी एक क्या है, संश्लेषित रेशा है, तो उसका निर्माण भी जो है वो एस्टर नामक रसायन की एस्टर नामक रसायन बहुलक के लगातार पुनरावृत्ति के बाद ही प्राप्त होता है। और एस्टर क्या है, एस्टर क्या है, एस्टर है वो रसायन जो फलों की उनका गंध प्रदान करता है। एस्टर क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। एस्टर वो रसायन है जो फलों को क्या प्रदान करता है, गंध प्रदान करता है। और पॉली प्लस एस्टर यानी कि एस्टर नामक रसायन के इकाइयों की पुनरावृत्ति से जो बनता है वो होता है पॉलिस्टर। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। उसके बाद देखिए, आपने पैट पढ़ लिया, आपने टेरिलिन पढ़ लिया, और ये सारे पॉलिस्टर के अंतर्गत ही आते हैं। पॉलीकॉर्ड पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवुल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। पॉलिस्टर जैसे आपने टेरिलिन पढ़ा था वैसे ही पॉलिस्टर के कपड़ों को अलग अलग नामों से बेचा जाता है। जैसे पॉलीवुल हो गया, पॉलीकोट हो गया। ठीक है, पॉलीकोट का है तो कपास है, पॉलीवुल वो है तो वुल है यानी कि ऊन है। ऐसे आप लोग रिलेट कर करके इस चीज़ों को याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्रिलिक की। ठीक है, तो एक्रिलिक जितना इंग्लिश नेम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जितना ये इंग्लिश नेम आपको नज़र आ रहा है ये उतना ही सिंपल है, क्योंकि ये जो है वो वुलन से अपने आप को अटैच करता है। यानी कि जितने भी आपके वुलन्स हैं, जैसे आपके स्वेटर हो गए, शॉल हो गए या फिर कंबल हो गए, तो ये ऊन से भी बनाए जाते हैं। लेकिन जो आपको शुरू में आपको पता चल गया होगा कि जैसे रेशम है या ऊनी वस्त्र हैं, ये थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन जो एक्रिलिक है, ठीक है, जो एक्रिलिक है कि ऊन के जैसा ही दिखाई देता है, बिल्कुल ऊन के जैसा ही दिखाई देता है। क्योंकि संश्लेषित रेशा जो होता है वो अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होता है, इसलिए क्या होता है, ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हो जाता है। ठीक है, काम ये वही करेगा, दिखाई ये वही देगा, लेकिन उससे ज़्यादा चलता है, तो लोगों को यही पसंद आता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। जो एक्रिलिक है वो सिर्फ ये है कि ये ऊन के सदृश दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऊन जैसे दिखाई देते हैं। आप ऊन का बना हुआ और एक्रिलिक का बना हुआ जो अगर दो
स्वेटर रखेंगे तो आपको शायद पहचानने में दिक्कत हो जाएगी कि कौन सा ऊन है कौन सा एक्रिलिक, ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। बट ये जो एक्रिलिक है वो बहुत ही दिन चलते हैं, टिकाऊ रहते हैं, और ये जो ऊन की बने हुए वस्तु होती हैं उनसे थोड़ी सस्ते भी मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनको जलने के गुण। ठीक है, आपने पहले पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशों को जलाने हैं तो कैसा कैसा अनुभव मिलता है। अब बात करते हैं संश्लेषित रेशों को जलाने की। ठीक है, आप देखिए ना, जब संश्लेषित रेशा होता है, आप पॉलीथीन देखेंगे कि जो संश्लेषित रेशा है जैसे ही गर्म होगा वो पिघलने लगेगा। ठीक है, तो ये वास्तव में क्या है, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जो भी व्यक्ति ने संश्लेषित कपड़ा पहना हुआ है, सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया हुआ है, अगर सपोज कि आग लग जाती है, आगजनी में उसने उसी टाइप के कपड़े पहने हुए, तो वो जो कपड़ा है वो जलेगा नहीं, पिघलेगा। और पिघलने का मतलब है कि वो क्या करेगा, वो आपकी बॉडी से चिपकेगा, और जब उसको हटाया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपकी स्किन भी रिमूव कर देगा, और फिर वो एक बहुत ज़्यादा जख्म बन जाएगा जो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो सिंथेटिक फाइबर का ये एक बहुत ही गलत जो है वो गुण, अच्छा गुण नहीं है। और इसलिए क्या होता है कि जब लैब या किचन में हम लोग रहते हैं तो हमें अवॉइड करने चाहिए इस टाइप के कपड़े, क्योंकि जो है कोई अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आप जो है आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। लेकिन अगर आप प्राकृतिक रेशों से इस्तेमाल की हुई चीज़ें यानी कॉटन के कपड़े आप पहन रहे हैं तो वहाँ पे वैसी घटना से आप बच सकते हैं। आइए बात करते हैं यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए जो संश्लेषित रेशा है वो किस प्रक्रम से तैयार किया जाता है, तो आप ये याद रखेंगे कि जो संश्लेषित रेशा है वो क्या होता है, वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल, ठीक है, यानी कि पेट्रो रसायन जो कहलाते हैं उनसे विभिन्न प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। आपको याद होगा रेयन के नायलॉन के बारे में, आपने कोयले, जल और पानी से, जल और वायु के द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो और कोयला क्या होता है, वो भी एक पेट्रो रसायन होता है। तो यानी कि जितने भी संश्लेषित रेशे हैं वो पेट्रो रसायन के केमिकल प्रोसेस से ही तैयार किए जाते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब इनके गुणधर्म की बात कर लेते हैं। तो गुणधर्म में वही है कि ये क्या होते हैं, आसानी से इनका रख रखाव होता है, जल्दी सूख जाते हैं, पानी कम सोखते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनकी खासियत है। अब बात करते हैं, ये था इसका जो गुणधर्म है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे 2 बीकर्स में आपने पानी या 2 डब में आपने पानी ले लिया, उसमें दोनों में अलग अलग कॉटन का या फिर फाइबर, सिंथेटिक फाइबर का कोई कपड़ा इस्तेमाल किया, सेम शेप एंड साइज का, और उसको बाहर पानी में से बाहर निकाला, तो आप देखेंगे कि दोनों डब में जो है वो कॉटन वाले जो आपका कॉटन वाला कपड़ा है उसमें पानी ज़्यादा सूखा हुआ है और सिंथेटिक वाले ने कम सूखा हुआ है। उसको जब आप सुखाने ले जाएंगे तो सिंथेटिक फाइबर जल्दी सूख जाएगा, जबकि कॉटन वाला कपड़ा थोड़ा लेट से सूखेगा। तो ये सारी चीज़ें इनकी गुणधर्म की क्वालिटी चेक करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट दिया गया है। बात करते हैं प्लास्टिक की। ठीक है, तो प्लास्टिक के बारे में बात की जाए तो प्लास्टिक भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। ठीक है, बहुलक है, संश्लेषित रेशों की तरह ये भी बहुलक है। इसका जो इसकी जो व्यवस्था होती है कुछ रेखीय होती है, ठीक है, सीधी सीधी, और कुछ क्या होती है, क्रॉस होती है ना। इस तरह से इसको बनाया जाता है। प्लास्टिक के बारे में क्या ही बताया जाए। प्लास्टिक तो आजकल आप देख रहे हैं कि जहाँ देखेंगे वहाँ आपको सिर्फ प्लास्टिक नज़र आएगा। अपने घर से लेके बाहर मार्केट में आपको हर जगह प्लास्टिक, पानी की बोतल से लेके किचन के यूटेंसिल तक आपको जो है वो आपको प्लास्टिक ही नज़र आएगा। ठीक है, पेन ले लीजिए, पेन और क्या बॉटल ले लीजिए, कंटेनर ले लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको प्लास्टिक की, चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बात की जा रही है। प्लास्टिक की एक खासियत है कि प्लास्टिक का पुनर्चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक का क्या किया जा सकता है, पुनर्चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, इसे फिर प्रयुक्त किया जा सकता है। प्लास्टिक को पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है। प्लास्टिक को किसी भी सांचे में डाला जा सकता है। ठीक है, इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। आपने देखा होगा जो बिजली का तार होता है उसी प्लास्टिक से बना हुआ होता है, क्योंकि प्लास्टिक क्या होती है, प्लास्टिक ऊष्मा और जो बिजली है उसकी कुचालक होती है।
तो प्लास्टिक के बारे में मेनली दो ही चीज़ें पर जो है वो जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे प्लास्टिक के दो भागों में बांटा गया है। पहली चीज़ है, एक मिनट, थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। पहली चीज़ है आपकी थर्मोप्लास्टिक और दूसरी है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो आपको थर्मोप्लास्टिक जो दिखाई दे रहा है उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उसको आप मनचाहे आकार में ढाल सकते हैं, ठीक है। ढाल आप थर्मोसेटिंग को भी सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक को किसी मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनको आप वापस से उस हीट दे के उनका आकार आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग है वो एक बार जिस आकार में आपने डाल दिया उसको आप दोबारा उसका शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार फिर से। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। जैसे पॉलीथीन, पीवीसी। आपने पॉलीथीन को देखा होगा, जैसे आप उसको गर्म करते हैं वो पिघल के अजीब सा शेप ले लेती है। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये क्या होता है, ये थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघी और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपने समझ लिया कि जो प्लास्टिक जो गर्म करने पर क्या हो जाता है, आसानी से चेंज। आपने प्लास्टिक की बॉटल देखी होगी, उसमें आप अगर गर्म पानी डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो वो कौन सा प्लास्टिक है, वो थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा थर्मोसेटिंग, यानी कि जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया तो ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, बस इतना ही अंतर है। जिसको ऊष्मा देकर नर्म किया जा सकता है वो थर्मो, और जिसको ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता वो है थर्मोसेटिंग। तो आप यहाँ से याद रखिएगा, जहाँ सेटिंग होगा वो सेट है, उसको आप दोबारा चेंज इधर उधर नहीं कर सकते। तो यहाँ आप इस चीज़ से याद कर सकते हैं कि जहाँ सेटिंग लगा है वो सेट हो जाएगा एक बार, उसको गर्म नहीं किया जा सकता दोबारा। लेकिन जहाँ सेटिंग नहीं लगा है उसको आप दोबारा चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद करने के लिए एक दूसरे के साथ रिलेटेबल होनी चाहिए। आप बात करते हैं मेन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंतर्गत ही जो है वो आता है, और वो है, इसका पार्ट क्या है, बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। बेकेलाइट और मेलामाइन, कितना, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है, ठीक है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक है, ठीक है। और फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए, इतनी रामायण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता करना था कि थर्मोसेटिंग क्या है, और थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में आपने अच्छे से जान लिया, थर्मोसेटिंग के बारे में आपने अच्छे से जान लिया। थर्मोप्लास्टिक में आपकी पॉलीथीन और पीवीसी आता है। थर्मोसेटिंग के अंदर आपका मेलामाइन और बेकेलाइट आता है। बेकेलाइट जो है वो आपका ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, जिसकी वजह से उसका इस्तेमाल आपके इलेक्ट्रिसिटी के जो भी स्विचेस होते हैं उसमें किया जाता है। और जो बर्तन होते हैं उनके हत्थों पे किया जाता है, क्या कि हीट लगे तो वो गर्म ना हो, क्योंकि वो क्या होता है, उसका कुचालक होता है। और मेलामाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो क्या है, वो आग का प्रतिरोधक है, आग का प्रतिरोधक है। इसीलिए इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जब हमारे जो आग बुझाने वाले जो हमारे कर्मी होते हैं उन्होंने जो ड्रेस पहना होता है उसके ऊपर क्या लगा होता है, मेलामाइन लगा होता है, जो क्या करता है, आग का प्रतिरोधक है, इसलिए वो आग, कपड़ों में आग लगने से बचाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक फैक्ट्री है, इसको समझ लीजिए। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैले के काम आता है। तो पॉलीथीन जो क्या है वो प्लास्टिक है, वो आप लोग याद रखिएगा। पॉलीथीन किसके अंतर्गत आता है, प्लास्टिक के अंतर्गत आता है। और प्लास्टिक भी क्या है, एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, संश्लेषित है, यानी कि संश्लेषित है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लास्टिक का यूज़।
प्लास्टिक का यूज इसलिए ज़्यादातर बढ़ता जाता है क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करता है किसी के साथ मिलकर। जैसे आपने लोहा लगा दिया तो हवा मिली, नमी मिली, तो वो क्या बन जाएगा, जंग लगने लगेगा। इस तरह से जो हमारा प्लास्टिक है वो रिएक्शन नहीं करता है और इसलिए ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है, अपने संचारण गुण के कारण इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। पैकेजिंग हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक क्या होता है, हल्का होता है, प्रबल होता है और चिरस्थायी होता है। हल्का तो होता ही है, प्रबल भी होता है, आजकल मजबूत होता है, चिरस्थायी यानी कि बहुत चलता रहता है। जैसे कांच हुआ, टूट गया, आपने किसी मेटल का लिया तो वो उसमें क्या होने लगता है, उसमें रिएक्शन होने लगती है, वो वायु के साथ मिलकर तो वो ख़राब होने लगता है। इस हिसाब से प्लास्टिक जो है बहुत ज़्यादा उपयोग में आने लगा है। अब देखते हैं प्लास्टिक कुचालक है, पहले पता है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ठीक है, लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होता है, अगर आपको देखने लगे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में, तो आप थर्मोप्लास्टिक में वहाँ पे ऊष्मा का सुचालक आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप उसमें ऊष्मा डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको लेता है और सिकुड़ने लगता है। लेकिन थर्मोसेटिंग में वो ऐसा नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये गुण देना पड़ेगा। सामान्यतः प्लास्टिक का गुण होता है कि वो ऊष्मा का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे बने रहते हैं। आपने देखा कि बैकेलाइट से क्या बना होता है, खाना बनाने वाले जो पात्र होते हैं उनके हत्थे बने होते हैं। ठीक है, देखिए प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल। प्लास्टिक का उपयोग तो बहुत जगह है, स्वास्थ्य विभाग में सिरिंज से लेके, पैकेजिंग से लेके, और आपका जो भी टैबलेट वगैरह की पैकिंग है वो भी प्लास्टिक में होती है। माइक्रोवेव ओवन में जो खाने बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो भी एक प्लास्टिक होता है, जिसमें खाना बन जाता है, लेकिन प्लास्टिक का जो है वो कुछ भी ख़राब नहीं होता है उसका। ठीक है, तो वो एक अलग ही किस्म का प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। थर्ड है टेफ्लॉन। अभी तक आपने बैकेलाइट और मेलामाइन के बारे में बात पढ़ा, अब एक टेफ्लॉन क्या है। टेफ्लॉन क्या है, वो एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। ठीक है, यहाँ देखिए मेलामाइन, ये वही वाला फैक्ट है कि मेलामाइन का ये फैक्ट किया है बार बार आपको, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये अग्निशय प्लास्टिक होता है। इसके ऊपर आप जो हमारे आग बुझाने वाले कर्मचारी हैं उनके कपड़ों के ऊपर मेलामाइन को लगा दिया जाता है। प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि प्लास्टिक जो है उसकी सारी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्लास्टिक का क्या नहीं होता, प्लास्टिक का जैव निम्नीकरण नहीं होता, यानी कि प्लास्टिक जल्दी से अपघटित नहीं होता, और ना अपघटित होने के चलते ये हमारे पर्यावरण में ऐसे ही लगातार पड़ा रहता है। अगर हम इसका समाधान हम चाहें कि इसको जला दें तो फिर ये बहुत ज़्यादा विषैली गैसें उत्पन्न करता है जो भी पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। तो इस तरह से प्लास्टिक की सारी अच्छाई होने के बावजूद भी ये हमारे पर्यावरण के लिए फ्रेंडली नहीं है। आपने पॉलीथीन में आपने सामान लिया और देखिए प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट में जल्दी विघटित नहीं होता, तो वो जैव अनिम्नीकरण की कैटेगरी में आता है। जैव निम्नीकरण क्या होता है, यहाँ पे दिया होगा आपको, देखिए दिया है नीचे जैव निम्नीकरण। ठीक है, जैव निम्नीकरण, और दूसरा दिया है जैव अनिम्नीकरण। तो निम्नीकरण का मतलब होता है जो टूट जाता है। ठीक है, सरल यौगिकों में टूट जाता है, लेकिन अनिम्नीकरण जो है वो जो निम्न नहीं हो पाता है। निम्न का मतलब छोटा, दिया वो छोटे छोटे टुकड़े मतलब। ठीक है, अपघटित सरल में विभाजित होना वो निम्नीकरण कहलाता है, और ना विभाजित हो पाना अनिम्नीकरण कहलाता है। तो प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, टिन है ना, और यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो कई वर्षों तक ऐसी ही पड़ी रहती है इन्वायरमेंट में हमारे। ठीक है, सब्जी और फलों के छिलके लगभग 1 से 2 सप्ताह में उनका विघटन हो जाता है। कागज़ 10 से 30 दिन, सूती कपड़ा 2 से 5 माह, लकड़ी 10 से 15 वर्ष, ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष, टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे 100 से 500 वर्ष, और प्लास्टिक की थैलियाँ कई वर्षों तक। ठीक है, ये चार्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, तो ये पर्यावरण हितैषी नहीं हुआ। आप जलाएंगे तो भारी मात्रा में वो जो विषैली गैसें निकलेंगी। तो प्लास्टिक के उपयोग से बचना तो चाहिए, लेकिन बाकी चीज़ों को देखते हुए प्लास्टिक का उपयोग भी बहुत हो रहा है। तो इसको देखते हुए क्या होता है कि प्लास्टिक का हमको पता है कि पुनः चक्रण होता है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो रहा है।
तो हमको प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर लेना चाहिए। और पुनर्चक्रण करते समय यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ये वाला। पुनर्चक्रण के समय कुछ रंग इसमें मिला दिया जाता है प्रदान करने वाले अभिरक, जिससे ये खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाते हैं। जो पुनर्चक्रण होता है तो उसमें कुछ कलर मिला दिया जाता है, ठीक है, कलर मिलाने वाला विकर्मक मिला दिया जाता है, ताकि ये पता चलता रहेगा कि इसका एक पुनर्चक्रण हो चुका है और ये फिर कुछ चीज़ों के लिए सीमित इसका उपयोग हो जाता है। लेकिन लास्टली हमें एक अच्छे नागरिक की तरह हमें 5R का इस्तेमाल करना चाहिए। हम जितना चाहें उतना इसके ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि रिड्यूस, ठीक है, फर्स्ट आर रिड्यूस, सेकंड रीयूज, थर्ड रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज। तो जितना कम से कम हो उतना हमें इसको यूज़ करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज अगर उसका दोबारा यूज किया जा सकता है तो वो करना चाहिए। रिसाइकलर पुनर्चक्रण कर देना चाहिए, रिकवर कर लेना चाहिए और रिफ्यूज करना चाहिए। हो सके तो ना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक अच्छे और उत्तरदायित्व वाले नागरिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जूट बैग का इस्तेमाल करें, कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। मार्केट जाते समय प्लास्टिक के जो पॉलीथीन वगैरह मिलती है इस पर हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल नहीं रहें, तो हमारे पर्यावरण के लिए हेल्पिंग होगा। बाकी चीज़ें क्या है, प्लास्टिक को तो कभी भी हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, कि हमारे खुद का है कि अगर हम प्लास्टिक इधर उधर फेंक तो कोई जानवर खा लेगा और वो उसके लिए मौत ही बन जाएगी। क्योंकि इतना तो आसान नहीं है कि हर गली मोहल्ले में डॉक्टर मिल रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमें प्लास्टिक्स को कभी भी ऐसे खुले में फेंकना नहीं चाहिए, उनका निपटान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे लगभग हो जाता है फिनिश। तो अब आइए देखिए इसका सार देख लेते हैं। संश्लेषित रेशो प्लास्टिक जो है वो प्राकृतिक रेशो की भांति बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं, जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशे पौधे और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तु जैसे रस्सी, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र इत्यादि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवा अति उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जा सकता है। संश्लेषित रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में किए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवशोषण क्षमता, दहन, प्रकृति, मूल्य, चिरस्थित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। आज प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, चाहे घर हो या बाहर, सभी और प्लास्टिक है। देखिए, हमें आवश्यकता है संश्लेषित रेशो प्लास्टिक का उपयोग इस प्रकार करें कि उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सके और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सके। तो क्या वही बात हो रही है कि आप यूज़ करिए बट सजीवों के लिए नुकसान ना दे, पर्यावरण के लिए नुकसान ना दे, आप इस्तेमाल उसका निपटान भी अच्छे से करिए। और इसमें शुरू से लेकर लास्ट तक का एक बार हम छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि हम इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या थी, ठीक है। प्राकृतिक रेशा जो पौधे और जंतु से प्राप्त हो गया। संश्लेषित रेशा जो पेट्रो रसायन के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, इसमें रेयॉन है, नायलॉन है, आपका पॉलिस्टर और एक्रिलिक है, और उसी के अंदर आपका पैट आ जाता है, ठीक है। पैट की फुल फॉर्म बताई गई थी पॉलीएथिलीन टर्टलेट, ओके। और एक्रिलिक जो है वो बिल्कुल ऊन के जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो नायलॉन होता है वो उसका इस्तेमाल पैराशूट और चट्टान चढ़ने की रस्सी के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है। और इसका जो है वो इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, यानी कि इतनी मजबूत होती है कि इस्पात के तार से भी ज़्यादा मजबूत होती है। और जो हमारे संश्लेषित रेशे हैं इनको जब हम जलाते हैं तो ये पिघलने लगते हैं, पूरी तरह से जलते नहीं हैं। प्लास्टिक के दो प्रकार होते थे, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग। तो थर्मोप्लास्टिक को आप वापस से गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो अपना शेप और साइज चेंज कर देगा, यानी कि उसको दोबारा से दूसरे सांचे में डाला जा सकता है। बट जो थर्मोसेटिंग है, एक बार वो जिस ढांचे में डाला गया उसके बाद उसको उष्मा देकर उसको गर्म नहीं किया जा सकता, ये थर्मोसेटिंग था। थर्मोसेटिंग के अंदर आपका बेकेलाइट और मेलेमाइन आता था। बेकेलाइट क्या होता था, बेकेलाइट का इस्तेमाल स्विच बोर्ड के इलेक्ट्रिसिटी के स्विच बोर्ड के लिए किया जाता था। और जो आपका मेलेमाइन है वो आग का जो है वो प्रतिरोधक है। तो उसका इस्तेमाल जो है वो जो कर्मचारी होते हैं, जो आग बुझाने वाले होते हैं, उनका जो ड्रेस होता है उसके ऊपर मेलामाइन की परत होती है ताकि वो आग को
ना पकड़ पाए उनका जो कपड़ा होता है, ठीक है। ये मेलामाइन का था। एक उसमें टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक है जो क्या करता है कि तेल और पानी को चिपकने नहीं देता है। तो जितने भी नॉन स्टिक पैन होते हैं उसके ऊपर इसकी लेयर लगी होती है। माइक्रोवेव में भी एक स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक यूज़ किया जाता है जो खाना तो पक जाता है लेकिन उस प्लास्टिक पे किसी भी प्रकार के हीट का फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें थी इसके अंदर, और आशा करती हूँ कि आपको इस चैनल पे जो भी कंटेंट मिल रहा है वो अच्छा लग रहा होगा। आप लोग चैनल पे एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको निराशा नहीं मिलेगी। और आपका जो एनसीईआरटी है वो बिल्कुल आसान भाषा में इसी तरह से आपको क्लियर करा दिया जाएगा। जितने भी उसके अंदर फैक्ट हैं वो सारी चीज़ें आपको कंफर्म करा दी जाएंगी। आप बार बार उसको लेके कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।